बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की सियासी सूरत हाल से पहले मैं शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। सानिया मिर्जा के लिए शुएब मलिक ने बेपनाह एम्बेरसमेंट पैदा कर दिया है। इंतहा पसंद हिंदू चीख रहे हैं कि सानिया ने भारत की बेइज्जती करवाई और आखिर में ठुकरा दी गई। पाकिस्तान कोई अरब सरजमीन नहीं है जहाँ दूसरी शादी रूटीन की बात हो। बड़े सगीर में दूसरी शादी का मतलब होता है कि पहली में खराबी है, वो कमतर है और शोहर को मुतमिन रखने में नाकाम रही। सानिया मिर्जा के लिए ये एक ऐसा वक्त है जिसमें उनका कैरियर खत्म हो चुका है। बेपनाह शोहरत और दौलत से गुजरने के बाद हालात अब ये हैं कि उनके अपने मुल्क वाले उनके खिलाफ हो चुके हैं। वो एक ठुकराई हुई औरत बन गई है। बेटे का बाप किसी दूसरी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। जाहिर है कि बेटे को माँ बाप में से किसी एक की जुदाई और एक नए सौतेले रिश्ते से बहरहाल गुजरना होगा। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप जितने मर्जी अमीर और शोहरत याफ्ता हो जाएं, आप इस दुनिया में आजमाइश से नहीं बच सकते। आपको रूही बानो की जिंदगी याद होगी, लेकिन सानिया मिर्जा रूही बानो नहीं, वो इस दौर से भी गुजर जाएंगी। वो बहुत मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक हैं। सानिया मिर्जा कोई गुमनाम, गरीब और कमजोर औरत नहीं, लेकिन वैसे अमूमन बरसगीर में दूसरी शादी का मतलब ये होता है कि पहली बीवी का गला साथ ही घूंट दिया जाएगा। कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में 95% दूसरी शादियों में यही देखा है। इसमें सिर्फ जो ठुकराए जाने की अजियत है वो किसी औरत के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। सानिया मिर्जा के पास सिर्फ एक ऑप्शन और थी कि शुएब मलिक को दूसरी खवातीन के साथ वक्त गुजारते देख कर सब्र करती रहे और तलाक न लें। उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं की। शुएब मलिक जिस दौर से गुजर रहा है, जिसमें शोहरत और दौलत की फरावानी होती है और हसीन चेहरों की भी और सेहत भी जबरदस्त होती है, इसमें वो बेपनाह हसीन चेहरों में से किसी एक को चुन सकता है और चुनता रहता है। लेकिन बाद में ऐसे लोगों का बुढ़ापा अमूमन बहुत खराब होता है, औलाद खराब होती है और कई मरतबा फिर वो इंतकामी जज्बे के साथ बाप के खिलाफ उठ खड़ी होती है। आज नहीं, आज से 20, 25, 30 साल के बाद। जवानी में ये बेपनाह अमीर और शोहरत याफ्ता लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए पहली शादी और औलाद से दस्तबरदार हो जाते हैं और फिर इसका ड्रामा उनकी औलाद भुगतती है और फिर बुढ़ापे में वो खुद भी इसके नताइज भुगतते हैं। जिन हसीन औरतों को ये अपनी जवानी और दौलत देते हैं, बुढ़ापे में वो उन पर थूकती भी नहीं। अब आ जाए सियासत की तरफ। बिलावल साहब ने आज टाउनशिप में इंतखाबी हल्के में जलसे आम से खिताब करते हुए वो लंबी लंबी छोड़ी कि अल-अमान अल-हफीज। फरमाया, हमने आज से पहले ऐसा मुआशी बहरान नहीं देखा, पीपल्स पार्टी से हल करेगी। दहशतगर्द एक दफा फिर सर उठा रहे हैं, मैं उनके सर काट दूंगा। बिलावल साहब को मैं याद दिलाता चलूं कि 2008 से 2013 के दरमियान जब मुल्क में दहशतगर्दी अपने पूरे उरूज पर थी, तो सदर जरदारी साहब ने आलमी बरादरी को खुश करने के लिए दहशतगर्दों को सजाए मौत देना बंद कर दी थी। जब तक वो सदर है, कोई दहशतगर्द फांसी नहीं चढ़ाया जा सका। दहशतगर्द पहले तो अदालतों से ही नाकाफी सबूत की बिना पर रिहा हो जाते थे, फिर अगर किसी के खिलाफ बेपनाह एविडेंस होता और उसे फांसी की सजा हो भी जाती तो उस पर अमल ही ना होता। आप काटेंगे दहशतगर्दों के सर। फरमाया, नफरत और तकसीम की सियासत करने वाले मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। बिलावल के बकौल वो बिलावल को कहते हैं कि आप लाहौर क्यों आए हो। उनको नहीं पता कि लाहौर मेरा है, यानी बिलावल साहब का है, उनका नहीं, यानी नवाज शरीफ साहब का नहीं। बिलावल साहब ने यह भी फरमाया कि अवाम साथ दें तो मैं मुल्क का नौजवान वजीर आजम बनूंगा। अपनी नौजवानी पर वो काफी रोशनी डाल रहे हैं बार बार। साथ वही सुनहरा ख्वाब दुराया के विफाक की 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब रुपए मुल्क पे खर्च कर दूंगा, 1500 अरब रुपए की अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करके अवाम को दूंगा, सोलर के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। इनमें से एक भी काम वो करने के काबिल नहीं। वो तो रेलवे PIA के बोझ से मईशत को छुटकारा नहीं दिला सकते कि उन्होंने वहां पर अपनी सियासत चमकानी है। फरमाया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खवातीन को कर्ज, मजदूरों को मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड के जरिए रोजगार दूंगा, यूनियन कौंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा, किसान कार्ड के जरिए किसानों को सब्सिडी दिलवाऊंगा, 30 लाख घर बनाऊंगा, वजीर आजम बना तो फतवा लगाने वाले और गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वालों की सियासत खत्म कर दूंगा, यानी नवाज शरीफ साहब की। बिलावल को चाहिए कि पहले वो कोई जरदारी कार्ड बनाए जिससे जरदारी साहब के भूखे पेट की भूख खत्म हो सके, इसके बाद ही कोई और कार्ड काम कर सकता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिकॉर्ड करप्शन हुई, फिर सानिया नश्तर ने आकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन खत्म की। बिलावल साहब ने यह भी फरमाया, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग PTI के कारकुनों से इंतकाम ले रही है। उनसे मेरा सवाल यह है कि ये राज आप पर कब खुला? PDM की हुकूमत खत्म होने से पहले या उसके बाद? कब खुला तुझ पे ये राज? इंकार से पहले के बाद? आप इस पूरे प्लान का हिस्सा थे। इसमें इमरान खान की हुकूमत एक प्लान के तहत गिराकर PDM की और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाएगी और आप इस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। आपने अपना हिस्सा नोच नोच कर खाया है। अब इलेक्शन सर पे आ गए हैं तो आपको याद आ गया कि नून लीग सियासी इंतकाम ले रही है PTI से, और वो भी इसलिए कि बिलावल को असल दुख ये है कि
इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग का इंतखाब क्यों किया? इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग सूट करती थी, उसने उसी का इंतखाब करना था। मरियम नवाज ने NA 119 की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। वहां उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून इस हल्के से सुरखरू होगी। अलबत्ता अल्लाह का यह फजल यकीनी बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर मोहम्मद वसीम को राम करके मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार करवा के नून लीग में शामिल करवा लिया गया है। तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त है, लेकिन उसकी मकबूलियत बेतहाशा है। तो मरियम नवाज और इनकी सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट ने मुनासिब नहीं समझा कि मरियम नवाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, खा वो एक खंबा ही क्यों ना हो। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ का खंबा भी मरियम नवाज और लीगी हैवीवेट उम्मीदवारों को हरा सकता है। मरियम नवाज अगर हार जाए एक खंबे से तो कितनी बेइज्जती हो। अब चूंकि कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इसलिए तहरीक इंसाफ कोई नया उम्मीदवार भी मोहतरमा के खिलाफ नहीं ला सकती। कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ समेत लीगी हैवीवेट उम्मीदवारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को राम कर लिया जाए। अगर बजाहिर वो इलेक्शन लड़े भी तो दर हकीकत लड़े ही ना। वैसे नवाज शरीफ के मुकाबिल तो मोहतरमा यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ रही है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ के बैठी है कि कैसे इस बला से नवाज शरीफ को बचाया जाए। वो एक आयरन लेडी कहलाती हैं। उनके कागजात मुस्तरद करवाए गए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने फिर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। राइटर्स ने लिखा है फौज नवाज शरीफ की पुश्त पनाह है और पाकिस्तान में जर्नल्स ही अमूमन फैसला करते हैं कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी और कौन सी जमात इक़्तिदार से निकलेगी। ये दुनिया में हम नेक नामी कमा रहे हैं। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम मोकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और इजराइल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहले ही सऊदी अरब में बनी हुई 41 ममालिक की अफवाज के सरबराह है। किसी इस्लामी मुल्क पे जितनी बड़ी मर्जी क़यामत गुजर जाए जैसे गजा में गुजर रही है, ये फौज कहीं नजर नहीं आती। लेकिन अरबपति सऊदी बेचारों ने कौन सी जंग लड़नी है जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अगर वो कोई जंग लड़ने के काबिल होते तो इसराइल का मुकाबला करने की बजाय उसे तस्लीम करने की ग्राउंड तैयार कर रहे होते। इसराइलियों को अपना कजन करार देकर तकारीब में उनके साथ डांस कर रहे होते। मजहब का लिबादा उतार कर हैलोवीन मनाते फिर रहे होते और नीम बराना शकीरा के कंसर्ट से लुत्फ अंदोज हो रहे होते। सऊदी तो दर हकीकत मर चुके हैं। जिंदा लोग तो गजा में रहते हैं। पाक फौज से दी जाने वाली कोई भी ट्रेनिंग सऊदी सिपाहियों में दिलावरी पैदा नहीं कर सकती। सिराजुल हक ने फरमाया है 8 फरवरी को अवाम सियासी मदारियों का मुस्तकबिल खत्म कर देंगे। मुझे सिर्फ एक बात का पता है कि जमात इस्लामी का अपना मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। वो इसलिए कि उसने सिर्फ मजहबी लोगों की सियासी जमात बनाई बजाय गुनाहगारों को साथ शामिल करने के। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिबा होती हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनों से यह कहा कि हमारी पार्टी में आ जाए, हालांकि वो आपकी साबिक इत्तेहादी थी। अगर आपका अलायंस किसी के साथ बनता है तो तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन जमात इस्लामी के जिम्मेदारान और उनके जेर असर उनके कारकुन दिन रात इमरान खान पे तबर्रा करने में मसरूफ रहते हैं। उसे दज्जाल कहते हैं। इस मुनाफकत का नतीजा आप 8 फरवरी को देख लेंगे। अगर हाफिज नईमुर रहमान को जमात इस्लामी से निकाल दिया जाए तो पीछे टीन डब्बा ही बचता है। बल्कि आप नईमुर रहमान को अमीर बना ले तो शायद जमात इस्लामी में एक नई जान पड़ जाए। सिराजुल हक को तो तहरीक इंसाफ वाले मरा हुआ सांप समझकर उस पर लाठी भी नहीं बरसाते।